हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में हम आपको फिजिक्स के 2024 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में 101% आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं ताकि हम अपने टाइम की बचत करते हुए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कुलाम का नियम। जी हाँ दोस्तों, कुलाम्स लॉ। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, इसको बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा लिखिए। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, देखिए मेरे पास दो आवेश हैं, एक Q1 एक Q2। दोस्तों, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R मीटर है दोस्तों, ठीक है, क्या है, R मीटर। तो जो इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लग रहा होगा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का। तो जो ये बल है दोस्तों, ये बल जो है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है R, इसके वर्ग। अब जो R है इसका वर्ग क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जो भी चीज आपने ली है उसके 1 अपॉन में। तो एफ जो है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वो भी उसके स्क्वायर के, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इधर तो एफ भी आ जाएगा, ये चिन्ह जो यहीं पे आ जाएगा, ऊपर Q1 Q2 अपॉन में इसके आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहां से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है जिसे हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एक नियतांक है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है दोस्तों। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इसकी वैल्यू होती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों के दो गुण तथा दो उपयोग लिखिए। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं एक्स किरणों के दो गुण के बारे में। तो दोस्तों, पहला गुण है इनकी तरंग दैर्ध्य अत्यंत कम, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारी तरंगे होती है उनकी तरंग दैर्ध्य होती है, लेकिन जो एक्स किरणों का एक गुण होता है, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है, यानी कि ना तो इससे कम होगी ना इससे ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा गुण है इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी कि किसी भी चीज को ये इजीली भेद सकती है। इसका मतलब उसके आर पार बहुत आसानी से जा सकती है, ठीक है। और अगर इनके उपयोग के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो पहला उपयोग है इनकी चिकित्सा जगत में एक्स किरणों का उपयोग शरीर के अंदर होने वाली किसी अस्थि भंग या पथरी की जानकारी के लिए किया जाता है। जब हम अपना एक्सरे कराने जाते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर जो होता है एक मशीन टाइप की लगाता है। तो दोस्तों, जो उसके अंदर से किरणें निकलती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्स किरणें, यानी कि एक्सरे बोलते हैं इसे हम, ठीक है। एक्सरे बोलते हैं, एक्स किरणें बोलते हैं उन्हें। तो उसी की सहायता से हमारे शरीर के अंदर, यानी कि वो जो एक्स किरण है, यहाँ पे लिखा था इसका गुण कि वो किसी भी चीज को आसानी से भेद सकती है। तो हमारे शरीर को भी भेद लेती है आसानी से और उसके अंदर चली जाती है। उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर की संरचना दिखाई पड़ती है कि कोई पथरी है या कोई हड्डी टूटी है या क्या है, सब कुछ हमें वहां से दिख जाता है डॉक्टर लोगों को, ठीक है। तो पहला इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हॉस्पिटल वगैरह में। दूसरा अगर बात करें तो विज्ञान जगत में एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, क्रिस्टल क्या होता है आपने केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा हमारे शरीर के अंदर की संरचना कैसी होती है डॉक्टर लोग देख लेते हैं, ऐसे क्रिस्टल के अंदर का स्ट्रक्चर किस तरीके का बना हुआ होता है वो। तो वैज्ञानिक लोग जो होते हैं इसका उपयोग करते हैं एक्स किरणों का जानने के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो इसके दो नियम है। पहला नियम है संधि नियम। तो दोस्तों, पहला नियम क्या कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, मान लीजिए दो धाराएं ये आ रही है, मैंने तीसरी धारा यहाँ से एक और खींच दी। मान लेते हैं ये जो तीनों धाराएं ये पॉइंट कहाँ मिल रही है, ओ पे मिल रही है, हमने मान लिया, ठीक है। तो दोस्तों, मान लेते हैं ये इधर को आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे धारा आ रही है, ठीक है। और हमने क्या मान लिया कि ये इधर को जा रही है, ठीक है। और ये हमारी ये भी जा रही है और ये हमारी आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये I1 है, ठीक है, ये हमारी I2 है, ये हमारी I3 है, ये हमने मान लिया I4 है, ये मैंने मान लिया I5 है और ये मैंने मान लिया I6 है।
तो दोस्तों किरचॉफ ने क्या कहा था कि इन सभी विद्युत धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। इसका मतलब क्या कह रहा है, देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3। दोस्तों I1 प्लस I2 प्लस I3 ये दोनों आ रही हैं तो मैंने प्लस लगाया है, लेकिन I4 और I4 देखिए I4 भाग रही है दूर को तो मैं लगाऊंगा माइनस का I4, ठीक है, ठीक है। और ये I5 आ रही है पॉइंट पे तो प्लस का I5 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये I6 भी क्या कर रही है, भाग रही है, तो माइनस का I6। इन सबका जो योगफल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि बीज गणितीय योग 0 होता है। इसका मतलब इनको अगर मैं मान लीजिए कुछ धाराएं मुझे दे रखी हैं, अगर मैं सबको कैलकुलेट करूंगा तो एक नियत धारा निकल के आएगी, एक फिक्स धारा निकल के आएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, आई, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, आई। अगर आई पे मैं लगा दूं सिग्मा, ठीक है, क्या लगा दूं, सिग्मा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बीजगणितीय योग। तो यहाँ पे वही बोला कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो चलिए चलते हैं इसके दूसरे नियम की तरफ अब। तो दोस्तों दूसरा नियम है बंद पाश का नियम, ये परिपथ के लिए है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या करा, देखिए किसी भी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके साथ वाले प्रतिरोधों का गुणनफल, तो देखिए पहले I1 है, इसके साथ का प्रतिरोध क्या है R1, इन दोनों का गुणनफल। दूसरे में क्या है I2, संगत प्रतिरोध R2, इन दोनों का गुणनफल। तीसरा धारा क्या है I3, संगत प्रतिरोध R3, इनका गुणनफल। और इनका सबका क्या है अपना योग, वो क्या होगा, उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब इसने बोला है कि बीजगणितीय योग, तो सिग्मा आई आर, यानी कि इनका आई आर, इसका आई आर, इसका आई आर, एक निकल के फिक्स धारा आएगी और एक निकल के फिक्स प्रतिरोध आएगा। तो उन दोनों का गुणनफल अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आई आर, आई आर पे मैंने क्या लगा दिया सिग्मा, तो ये क्या हो गया बीजगणितीय योगफल। और ई यानी कि विद्युत वाहक बल पे मैंने क्या लगा दिया सिग्मा, ये भी हो गया बीजगणितीय योगफल। तो इन दोनों का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। यही बोला है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। आई होप आपको किरचॉफ का नियम बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब आगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, मतलब दो आवेश होंगे Q1 Q2 या कोई भी कितने भी कूलाम का आवेश हो सकता है, वो दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, जिनका परिमाण तो समान है परंतु चार्ज भिन्न भिन्न हो तो उनके बीच का आघूर्ण कार्य करता है, उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दो हमारे पास आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2, ठीक है, और ये दोनों ही आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनका जो उनके बीच में जो चार्ज काम करेगा वो अलग अलग काम करता है, और उनके बीच में जो आघूर्ण कार्य करता है उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, क्योंकि अब रिवीजन चल रहा है तो आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं थोड़ा, ठीक है। आई होप मुझे आपको समझाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक इन चारों में से कौन सा है, ए वोल्ट प्रति मीटर, बी न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन सी न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर, सॉरी दोस्तों मीटर, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद करता हूं मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमने फॉर्मूले से निकाल रखा है, आपने पढ़ रखा होगा तो वहां से आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आई होगी आपके इस वीडियो में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और आपको लगातार इस चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग अब से, ठीक है, क्योंकि मैंने सिलेबस तो कंप्लीट करा दिया था, अब खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।